नमस्कार, खबरें अब तक के खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों में रही है, कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आप देखना चाहते हैं, रफ्तार से भी विस्तार से भी उन्हीं पर हम नजर डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। एक ये जो बैठक बुलाई गई है, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में हरियाणा के सभी जिलों के डीसी, एसपी जुड़ चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में हरियाणा के सभी जिलों के डीसी, एसपी जुड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस बैठक में 8 बिंदुओं पर चर्चा करने का फैसला लिया गया था। फ्लैगशिप योजना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक में बड़ा चर्चा का विषय है। इस तरह की बैठक में अक्सर हरियाणा में किए जा रहे विकास कार्य के बारे में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जानकारी लेते नजर आए हैं। हरियाणा में कई फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के मुताबिक कितना काम धरातल पर हुआ और कितना काम अभी बाकी है, इन मुद्दों पर भी चर्चा होने के कयास लगाए गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अक्सर विकास योजनाओं को लेकर भी गंभीर रहते हैं। यही कारण है कि हर जिले में कितने विकास परियोजनाएं सिरे चढ़े और कितने विकास के काम पूरे हुए और कितने अधूरे अभी बाकी हैं। इन सब बातों पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए सभी जिलों के डीसी, एसपी जुड़े, जो कि अपनी ओर से फीडबैक भी देंगे और इसलिए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स थे जिन पर चर्चा बैठक में हो रही है। देखने वाली बात है कि इस बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन भी कर रही है और लगता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पूरा ध्यान अब राज्यों में संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी पर भी है, क्योंकि इसलिए तो राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को भी दिल्ली बुलाया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक रहे। करारी शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस हाईकमान पार्टी की सर्जरी में जुट गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पूरा ध्यान अब राज्यों में संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी को दूर करने पर है। हरियाणा में सभी कांग्रेस नेता एकजुट होकर सत्तारूढ़ बीजेपी, जेजेपी और अन्य दलों का मुकाबला करें, इसके लिए राहुल गांधी ने 25 मार्च को दिल्ली में बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रभारी विवेक बंसल, राष्ट्र महासचिव रणदीप सुरजेवाला, विधायक करण चौधरी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता शामिल रहेंगे। इस बैठक की अगर बात करें तो राहुल गांधी इस बैठक में सभी बड़े नेताओं के साथ चर्चा कर उनके नब्ज टटोलेंगे। साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं से एक-एक कर सुझाव लिया जाएगा। प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं। सभी बड़े नेताओं के अलग अलग सुर और रास्ते हैं, जिससे पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। कांग्रेस हाईकमान लगातार प्रदेश को लेकर फीडबैक जुटा रहा है। इसके मद्देनजर ही सभी नेताओं को दिल्ली बुलाकर एकता में बल है, इस बात का पाठ पढ़ाया जा रहा है। राज्य बेशक अलग अलग हो, लेकिन समस्या कांग्रेस की एक ही है, वो है गुटबाजी। क्या ये दूर होगी आने वाले वक्त में, देखने वाली बात है, क्योंकि डैमेज बहुत हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा कांग्रेस की करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद थी। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल भी थे। और इस बैठक का नतीजा क्या हुआ, ये जानने को उनकी जुबानी मिल गया, क्योंकि पार्टी की मजबूती और सत्ता को घेरने की रणनीति, 2 बड़े अहम मुद्दे थे। 5 राज्यों के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में हलचल जारी है, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए पार्टी को प्रदेश में और ज्यादा मजबूत करने के लिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रही है, जिसके लिए पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। तो अपने को अवगत कराने का प्रयास कर रहा था, समीक्षा कर रहा था, सदस्यता अभियान हमारा कैसा चल रहा है और उसको कैसे गति देनी है, इन सब बातों पर चर्चा। वहीं देश में लगातार बढ़ती महंगाई पर मौजूदा सरकार का घेराव करने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई की मांग को लेकर कांग्रेस हरियाणा में 25 तारीख को बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। जिस कदर महंगाई बढ़ रही है और उसका मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने फिर से आम नागरिक की कमर तोड़ने का फैसला कर लिया है। चुनाव खत्म हो गए हैं। महंगाई के खिलाफ सरकार की घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। 25 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो हरियाणा कांग्रेस ने रणनीति बना ली है सत्ता को घेरने की, लेकिन क्या सभी नेता एक मंच पर एक तरह से सत्ता को घेरने का काम भी करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते बात हरियाणा की होगी।
हरियाणा की हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी होती है। इसके पीछे की वजह यह होती है कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कुछ जानकारी दी, विस्तार से और रफ्तार से 1 मिनट में देख लीजिए। बुधवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद विस्तार से फैसलों के बारे में जानकारी दी। ये बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई थी। ये बैठक करीब 2 से ढाई घंटे तक चली। इस बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक हरियाणा में बिजली के पावर हाउस और ट्रांसफार्मर की खरीद को मंजूरी दी गई है। सीमेंट के रेट को कम करने पर सहमति बनी है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परचेज को हरी झंडी मिली। करीब 70 करोड़ रुपए के पंप खरीदे गए। काफ़ी आइटम थी जो हमने आज परचेज करनी थी। ज़्यादातर नहरों के सिंचाई से जो पंप हैं, अलग अलग पंप हाउस के लिए 300 करोड़ रुपए ही ज़्यादा की आइटम की आज परचेज हुई है और जो रेट कॉन्टैक्ट हुए हैं वो अलग से हैं। काफी देर तक चली इस बैठक में बहुत गहनता से विचार किया गया है और बड़े निर्णय हरियाणा की जनता और विकास के लिए लिए गए हैं। जब इस तरह की मीटिंग होती है तो नेगोशिएट किया जाता है और एक अच्छी डील भी रखी जाती है। उसके बाद ये अहम फैसले सबके सामने रखे जाते हैं और यही बात हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बातचीत करते हुए दी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी रूस यूक्रेन की, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस जंग पर अभी भी टिकी हुई है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन अभी भी यूक्रेन जहां बाकी देशों की मदद से पुतिन की सेना को टक्कर देने की भरपूर कोशिश कर रहा है, तो वहीं रूस परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। और इसी धमकी के बाद अब अमेरिका ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 29वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन जहां हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं रूस अब परमाणु हमले की धमकी देने लगा है। इस धमकी के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने इस महायुद्ध के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस के पास टाइगर टीम के रूप में जानी जाने वाली एक विशेष टीम है, जिसे ये पता लगाने का काम सौंपा गया है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियार का उपयोग करने का फैसला करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बता दें, अमेरिका की पूरी वॉर स्ट्रेटेजी टीम टाइगर ही देखती है। इस टीम में कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं, युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर हैं। परमाणु हमले से लेकर केमिकल और जैविक हथियार युद्ध से निपटने में ये टीम माहिर है। इतना ही नहीं, ये टीम तालिबानी और ISIS जैसे बड़े खतरनाक आतंकवादी संगठन के खात्मे के लिए आधुनिक हथियारों के निर्माण पर भी काम करती है। यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, हार नहीं मानेगा, लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि जो सोचा है वो करके रहेंगे। लेकिन बाकी देश जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये भी पूरी दुनिया पर बहुत अहम हो जाता है। क्या बड़ा असर इसका होगा, ये भी वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, चाइना की बात करेंगे। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पा रहा है। जब भी कभी भी भारत किसी भी तरीके से कुछ भी कूटनीतिक चाल चलता है तो चीन चालबाजी चाल चलता है। और शुरुआत से ही भारत को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इस बार जब चीन ने इस मुद्दे पर दखल दिया, जिस पर भारत ने चीन को 2 टूक शब्दों में इस मामले से दूर रहने को कहा। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए चीन विदेश मंत्री वांग यी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पाकिस्तान में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक में दिए यांग के बयान को खारिज करते हुए भारत ने इसे अनावश्यक करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है। चीन सहित किसी भी देश को इस पर बयान देने या दाखिल देने का कोई अधिकार नहीं। बागची ने यह भी कहा कि इन देशों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों पर किसी भी तरह के पब्लिक जजमेंट से परहेज करता है। आपको बता दें, OIC की बैठक को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था, कश्मीर समेत दूसरे विवादों के समाधान के लिए चीन इस्लामी देशों के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। हमने कश्मीर के मुद्दे पर अपने इस्लामिक दोस्तों की पुकार को फिर से सुना। चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर हमेशा से चलाता रहा है और भारत को घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत
अपनी मजबूती के साथ जितने भी दुश्मन उसको टक्कर देने के लिए हमेशा से तैयार रहता है, इसलिए हमने फिर से कह दिया ये बर्दाश्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और बात रूस यूक्रेन के खिलाफ जो भी चल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि रूस के खिलाफ भी कुछ देश हैं, यूक्रेन के खिलाफ भी कुछ रूस के मित्र देश हैं। तो इस युद्ध में यूक्रेन का साथ पश्चिमी देश देते नजर आए। ऐसे में यूके ने भी यूक्रेन के लिए मदद का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है यह मदद, 1 मिनट में देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी मुल्कों से लगातार आर्थिक और सैन्य मदद यूक्रेन को मिल रही है। इसी कड़ी में युद्धग्रस्त यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन उसे 1000 और मिसाइल की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पश्चिमी देशों के नेताओं से यूक्रेन को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति बढ़ाने का आग्रह किया। इसके तहत यूक्रेन की सरकार को कई हजार मिसाइलों की आपूर्ति कराई जाएगी। बोरिस जॉनसन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और 7 विकसित देशों के समूह G7 के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए ब्रसेल्स जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से दी जाने वाली सैन्य सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसके तहत यूक्रेन को टैंकरोधी और उच्च विस्फोटक हथियारों से युक्त 6000 और मिसाइलें दी जाएंगी। ब्रिटिश सरकार हवाई बमबारी का मुकाबला करने में मदद करने के लिए स्टारस्टिक हाई वेलोसिटी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति कर रही है। साथ ही बॉडी आर्मर, हेलमेट और जूते भी यूक्रेन को मुहैया कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, दोनों मुल्कों के बीच युद्ध 29वें देश में प्रवेश कर चुका है। जब से जंग शुरू हुई है तब से ब्रिटेन ने यूक्रेन का साथ देने की खुली घोषणा की थी और अब भी यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहा है ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, क्योंकि गडकरी ने मंगलवार को संसद में एक बड़ी घोषणा कर दी है। यूं कहें कि चर्चा के दौरान एक सवाल का जवाब उन्होंने अपनी ओर से दिया था। इसके बाद जरूर जो वाहन चालक है जिनको टोल देने में काफी परेशानी होती है, खासकर वो वाहन चालक जो कि 60 किलोमीटर के भीतर 2-2 बार टोल देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बयान दिया है कि सभी नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले या फिर 60 किलोमीटर के बीच में 2 टोल प्लाजा नहीं होंगे, यानी 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से ज्यादा ही होगी। लोकसभा में चर्चा के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि 60 किलोमीटर से कम दूरी के सभी टोल प्लाजा 3 महीने के भीतर खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही लोकल लोगों को लेकर नितिन गडकरी का कहना था कि स्थानीय लोगों के क्षेत्र में टोल से निकलने के लिए आधार कार्ड आधारित पास बनाए जाएंगे। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऐसे लीडर हैं जिनकी तारीफ विपक्ष भी करता है। नितिन गडकरी 2014 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे हैं और उनका मंत्रालय बेहतरीन काम कर रहा है। लोगों का मानना है कि देश की सड़कों का निर्माण बेहतरीन तरीके से हो रहा है और देश में बने कई हाईवेज ने सफर को काफी आसान कर दिया है। लेकिन ये खबर वाकई में राहत देने वाली भी है। हरियाणा में भी कई ऐसे टोल हैं जो कि 60 किलोमीटर के एरिया में आते हैं और उनकी संख्या 4 तक है। पानीपत बड़ा एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और बात अब होगी महंगाई की। महंगाई की मार, जनता लाचार, कुछ ऐसा ही हो रहा है। और इस समय हर दिन जब आप उठते हैं तो कोई ना कोई महंगाई का झटका आपको लगी जाता है। आम जनता पर अब महंगाई का बोझ ज्यादा बढ़ गया, ट्रिपल अटैक हो गया है। पेट्रोल डीजल के बाद CNG PNG के दाम भी बढ़ गए हैं। कितने, एक मिनट में देखिए। आम आदमी पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पर महंगाई की एक बार फिर से दोहरी मार पड़ी है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और LPG के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब CNG PNG के दाम भी बढ़ गए हैं। CNG और घरेलू PNG के दाम 1 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए। इसके बाद लोगों की जेब पर बोझ और बढ़ गया है। दिल्ली में CNG गैस के लिए भी लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। CNG और घरेलू PNG के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। दिल्ली में CNG 59.01 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। दिल्ली में PNG के दाम 36.61 रुपए प्रति SCM हो चुके हैं। गुड़गांव में CNG 67 रुपए 37 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। गुड़गांव में PNG 34 रुपए 81 पैसे प्रति SCM के हिसाब से मिल रही है। करनाल और कैथल में CNG के दाम 67 रुपए 68 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हो चुके हैं। पेट्रोल, डीजल, घरेलू LPG गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के बाद अब CNG का महंगा होना ये बताता है कि महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ेगी ही। धीरे धीरे CNG के दाम बढ़ाए गए और अब 1 रुपए CNG ज्यादा महंगी हो गई है। कह सकते हैं जोर का झटका धीरे धीरे दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
बात हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले की भी होगी, क्योंकि सोनीपत की एसटीएफ लगातार ये कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द इस मामले का बड़ा खुलासा भी कर दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि धीरे धीरे परतें खुलती जा रही है। एसटीएफ ने रेलवे कर्मचारी समेत अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी 2018 में फर्जी तरीके से रेलवे का पेपर पास करके भर्ती हुआ था, जो अभी जोधपुर में पोस्टेड है। दूसरे आरोपी ने गोहाना में आरजे स्किल डेवलपमेंट के नाम से 2 कोचिंग सेंटर्स खोले हैं। तीसरा आरोपी बहादुरगढ़ में यस बैंक में कार्यरत है। इन तीनों का सरगना रॉबिन कई महीने पहले सोनीपत एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। ये तीनों आदमी जो मैन गैंग मेंबर्स हैं उनको कैंडिडेट देते थे। मंजीत खुद भी अपना नकल से अपना पेपर पास करके और रेलवे में लगा हुआ है, विशाल बैंक में लगा हुआ है, और सुनील जो है जिसने अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं। सोनीपत एसटीएफ इंचार्ज सतीश देशवाल की माने तो ये तीनों सरगना रॉबिन को कैंडिडेट लाकर देते थे और उनके पेपर फर्जी तरीके से पास करवाने का काम करते थे। पेपर लीक मामला बहुत सुर्खियों में रहा है, लेकिन एसटीएफ अपना काम कर रही है। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ये भी बड़ा राज खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात यमुनानगर की होगी। यमुनानगर में आज सेम फ्लाइंग की टीम ने अपनी ओर से बड़ी कार्रवाई की है, या यूं कहें कि एक्शन मोड में नजर आई है सेम फ्लाइंग की टीम। और इस टीम ने यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पर यूरिया खाद से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा है। और खाद अवैध रूप से उत्तर प्रदेश से लाने के बाद यमुनानगर की प्लाई फैक्ट्रियों में सप्लाई की जानी थी। जानकारी देखिए 1 मिनट में। हरियाणा में यूरिया खाद को अवैध तरीके से सप्लाई करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही मामला सामने आया यमुनानगर से। यमुनानगर में हजारों की तादाद में प्लाई बोर्ड की फैक्ट्रियां हैं और रोजाना इन फैक्ट्रियों में यूरिया खाद सप्लाई होती है। इसी बीच अब खाद माफिया इस खाद को उत्तर प्रदेश से लाकर हरियाणा में सप्लाई करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से सप्लाई होने वाले यूरिया खाद से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। वो जो मटेरियल है सारा वो सुपुर्द कर दिया है। कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया। हालांकि इसके पीछे कौन था जो उत्तर प्रदेश से यमुनानगर में धड़ल्ले से खाद का काला कारोबार कर रहा था, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखना ये होगा मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक। तो इस तरह की कार्रवाई के बाद ये भी कह सकते हैं कि सेम फ्लाइंग की टीम एक्टिव भी है और एक्शन मोड में भी है। आगे बढ़ते हैं, बात अब किसानों की होगी। सिरसा में किसान सरसों की फसलें सरकारी एजेंसियों की बजाय प्राइवेट फर्मों को बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्राइवेट फर्में ज्यादा रेट देती हैं, इसलिए किसानों की ओर से बात कही गई है कि हम तो प्राइवेट फर्म के पास ही जाएंगे। लेकिन कारण क्या है, रेट में अंतर क्या है, 1 मिनट में देखिए। हरियाणा की मंडियों में सरसों की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, क्योंकि सरसों की फसल का सरकारी रेट 5,050 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। तो वहीं प्राइवेट फर्म्स किसानों की सरसों की फसल 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। इसलिए किसान अपनी फसल सरकारी एजेंसियों को बेचने से बच रहे हैं। सिरसा की अनाज मंडी में आए किसानों का ये कहना था कि प्राइवेट फर्म 6400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। वहीं किसानों ने मंडी में सरसों की फसल के लिए कुछ खास व्यवस्था न करने के भी आरोप लगाए। रेट अच्छे मिल रहे हैं, जैसे 450 तक बिक रही है, प्राइवेट ही बेच रहे हैं। अच्छी है फसल, बरसात से कुछ ना कुछ तो नुकसान तो हुआ है। दूसरी ओर मार्केट कमेटी के जिला विपणन अधिकारी चरणजीत सिंह गिल ने कहा कि सरसों की फसल की खरीद के लिए एमएसपी पर खरीद करने के लिए सरकारी रेट 5,050 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन प्राइवेट फर्म 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सरसों खरीद रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी तक पूरे जिले में सरसों की फसल की खरीद सरकारी एजेंसी ने नहीं की है। अब जब किसानों को जहां थोड़ा फायदा दिखेगा वहां तो जाएगा ही, लेकिन एक बात जरूर है कि व्यवस्था सुधारने में सिस्टम को बहुत अभी कोशिश करनी होगी ताकि किसान कम से कम ये तो शिकायत ना कर सके। आगे बढ़ते हैं, बात अब फरीदाबाद की होगी। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग के एक रिटायर्ड डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आ गया है। डॉक्टर से ठगी करके बदमाश उनका कार्ड बदल कर ले गए और उनके कार्ड से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन भी कर डाली। ये खबर सबक देगी 1 मिनट में।
फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड डॉक्टर से ठगी का मामला सामने आया है। डॉक्टर से ठगी करके बदमाश उनका कार्ड बदल कर ले गए और उनके कार्ड से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन भी कर दी गई। हरियाणा के फरीदाबाद में ये एक बार फिर से ठगी का मामला सामने आना ये बताता है कि ठग लगातार अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बार ठगों ने स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड डॉक्टर को अपना निशाना बनाया। ये घटना बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी की थी। दो बदमाशों ने बुजुर्ग रिटायर्ड डॉक्टर को अपनी ठगी का शिकार बना डाला था। दो आदमी वहाँ आए, वो बोले कि जो आपका तो ये चल रहा है काम, कटा नहीं है और दोबारा एक बार ट्रांजेक्शन और कर लो तो काट जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाओ हम कर देते हैं। अब उन्होंने कार्ड बदल दिया और घर पे आकर मैंने लड़के से कहा कि भाई देखे जरा। घर आके देखे तो मैसेज पे मैसेज आ रहे, पैसे कट रहे हैं। 1 लाख के लगभग जमा काट लिए उन्होंने। फिलहाल इसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर भी रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक ठगों तक पहुंच पाती है और कब रिटायर्ड डॉक्टर के पैसे इनको वापस मिल पाते हैं। इस तरह की ठगी खबरें सबक भी देती हैं और साथ ही पुलिस के लिए चुनौती भी बन जाती हैं, क्योंकि पुलिस ठग तक पहुंचने में थोड़ी देर कर देती है। तब तक ये ठग और लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात अब होगी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की और कपिल शर्मा की। आप सोच होंगे कपिल शर्मा और भगवंत मान की बात क्यों हो रही है। इन दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आप जानते हैं काफी सुर्खियों में है, तारीफ बटोरे हैं। लेकिन कॉमेडियन कपिल शर्मा को भगवंत मान की तारीफ करना थोड़ा महंगा सोशल मीडिया पर पड़ गया। कपिल शर्मा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान आजकल काफी चर्चाओं में आए हुए हैं। हाल ही में शहीद दिवस के मौके पर भगवंत मान ने अपनी ओर से जनता से किया एक वादा पूरा किया। इस पर भगवंत मान ने एक वीडियो भी जारी किया। वहीं कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भगवंत मान को बधाई देते हुए ये वीडियो दोबारा शेयर किया, जिसके बाद कपिल ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। लोगों ने कपिल शर्मा की चुटकी लेनी शुरू कर दी। हालांकि कपिल शर्मा ने भी ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ट्रोलर ने कपिल के ट्वीट पर लिखा, हरभजन की तरह राज्यसभा के टिकट के लिए मक्खन लगा रहे हो क्या। ये ट्वीट कपिल की नजर से बच न सका, जिस पर कपिल ने बिना मौका गवाए रिप्लाई भी लिखा कि बिल्कुल नहीं मित्तल साहब, बस इतना सा ख्वाब है कि देश तरक्की करे, बाकी आप कहो तो आपकी नौकरी के लिए भी कहीं बात करूं। कपिल शर्मा के जवाब पर फैंस फिदा हो गए हैं। एक फैन ने लिखा, अब इसे कपिल सर के सपने आएंगे क्योंकि उन्होंने इसे जवाब जो दे दिया है। कई फैंस ने तो कपिल शर्मा के साथ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक शेयर कर डाली। अपने शो में भी कपिल शर्मा इस तरह से जो मेहमान आते हैं उनको भी इस तरह पोस्ट दिखाते हैं और ट्रोल्स जो करते हैं मेहमानों को वो भी दिखाया जाता है। लेकिन आज कपिल शर्मा खुद ही ट्रोल। फिलहाल 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अब तक, क्योंकि खबरें अब तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।